Hello everyone, this is Harish Gangbar and today I have brought next part of TGT 2013 English paper। पहला पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे एंड ऐसा लगता है कि उस वीडियो को बहुत ही कम लोगों ने प्यार दिया है। ठीक है, बहुत लोगों ने देखा नहीं है, मेरी मेहनत का फल अभी मुझे मिल नहीं रहा है। फ़िलहाल मेरा टारगेट ये है कि मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूं, तो ये दूसरी वीडियो आपके लिए पेश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको तुरंत ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। सो दिस इज द 31st क्वेश्चन। TGT 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का, उसका ये 31वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। ये पूरा एक सेंटेंस है, ABC तीनों मिला के। द टू स्टूडेंट्स वर्कड, ये तो ठीक है, चलिए दो स्टूडेंट्स चले, बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, इन साइलेंस भी ठीक है। देखिए आपका इसमें जो मिस्टेक है होमोनिम का है, ठीक है, जैसे बिसाइड और बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त यानी अलावा, और बिसाइड BESIDE इसका मतलब होता है बगल में यानी कि पास में, ठीक है, बराबर में। तो दो स्टूडेंट बगल में चल रहे थे एक दूसरे के, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर एस नहीं होता बिसाइड में तो ये करेक्ट होता। इसलिए हमारा जो फॉल्ट है सेंटेंस में वो कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ अ शेक्सपियरियन प्ले विच। एल्सिनोर इन डेनमार्क ये एक सीन का नाम है, शेक्सपियर के कौन से नाटक का भाग है ये, किंग लियर, कोरियोलेनस, हैमलेस या टाइटस एंड्रोनिकस। तो एल्सिनोर एंड डेनमार्क जहाँ तक कि मैंने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, हैमलेट में ये सीन था, एल्सिनोर इन डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसने लिखा, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ या गाल्सवर्दी। तो ये लिखा था जॉन मिल्टन ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 34। कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न्ड डाउन इन। ग्लोब थिएटर कब जल गया था, तो ये जला था हमारा ऑप्शन सी 1613 यानी 1613 को। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, यानी बाकी सब लोगों से तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन के मामले में तुम फ्री हो, यानी तुमसे हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये शेक्सपियर के बारे में किसी ने कहा है, तो किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने, मिल्टन ने, आर्नोल्ड ने या जॉनसन ने, बेन जॉनसन ने। ठीक है, तो बहुत से लोग मिल्टन के बारे में सोच रहे होंगे लेकिन ये लिखा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने, शेक्सपियर के बारे में उन्होंने लिखा है पोएम, तो ये उन्होंने लिखा है अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। नाउ क्वेश्चन 36। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट्स ऑफ। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, 12, 10, 6, 8। ठीक है, तो इन्होंने जो आंसर की दी, ये एग्जाम पेपर वालों ने ये गलत दी है, 10 इसमें लिखा था, बट आप याद रखेंगे हमेशा ये 12 बुक्स थी। ठीक है, और अगर ओरिजिनली पूछेंगे तो ओरिजिनली इसमें 14 बुक्स थी लेकिन बाद में इसको कुल मिला के
12 बुक्स में क्या किया गया, कंबाइंड किया गया। सो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, 12 बुक्स, 12 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन सी 1667, ठीक है, 1667 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 38, कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, लास्ट में एक वर्ड आएगा। सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ एपिक, बैलड, ओड या सटायर। सिंप्लिसिटी यानी स्वीट म्यूजिक और मेलोडी, ये सभी चीजें किसका भाग हैं, किसके फीचर्स हैं? एपिक के हैं, बैलड के हैं, सटायर के हैं, ओड के हैं। तो जहां सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक और मेलोडी आपको दिखेगा तो वहां आपको क्या करना है, सिलेक्ट ओड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 38 का ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फार वर्स देन वीड्स। ठीक है, ये हमारा शेक्सपियर का लिखा हुआ है। लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फार वर्स देन वीड्स, यानी ऐसी लिलीज जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती हैं, तो वो वीड्स यानी घास फूस से, खरपतवार से भी ज़्यादा गई गुजरी होती हैं। ठीक है। 40, क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस में मिस्टेक कहां पर है? शी हैज टोल्ड मी, ये तो ठीक है। दैट शी सॉ माई अंकल, ये भी ठीक है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ऑन लास्ट फ्राइडे, ये भी ठीक है। एट द फेयर, यानी कि उसने मुझे बताया कि उसने मेरे अंकल को मेले में लास्ट फ्राइडे को देखा था। तो आप ये बताइए, जो मेले की स्पेलिंग है क्या ये सही है? ये तो FARE किराए की स्पेलिंग है, ठीक है, किराया। तो मेले की स्पेलिंग क्या होती है? FAIR। फेयर मीन्स सुंदर भी होता है, अच्छा भी होता है, फेयर मीन्स मेला भी होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें मिस्टेक कहाँ है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एट द फेयर। फेयर नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ विजडम। सिनोनियम बोले तो पर्यायवाची यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड। तो हमारा इसमें कौन सा है? स्वेल। स्वेल तो सूजन होती है, मतलब ही नहीं है। फूलिशनेस तो अपोजिट हो जाएगा विजडम का। सरेंडर अलग मीनिंग है। सजेसिटी होगा तो ठीक है, सजेसिटी यानी ज्ञान यानी बुद्धि। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, कम दो मोर्टल रैच विद दाई। ये क्या है? विद दाई है यानी THY है। शार्प टीथ नॉट इंट्रिंसिकेट, यानी ये किस नाटक का सीन है? कौन सी बुक से लिया गया है? तो उसमें एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा से लिया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें पूरा नाम नहीं लिखा गया नाटक का, फिर भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये लाइनें जो कही थी वो क्लियोपैट्रा ने ही कही थी। क्योंकि क्लियोपैट्रा जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी तो वो एक नाग से अपने आप को डसवाना चाहती थी और उसको बुला के कहती है कि आओ मुझे डस लो। तो ऑप्शन ए करेक्ट है 42 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इन हिज पोएम। यानी सोल का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना यानी जाना। ये कहाँ पर कहा गया है? प्रल्यूड में नहीं है, ड्यूटी में नहीं है। आप बिल्कुल जहां पर बात करते हैं तो इमॉर्टैलिटी, अमरता, इसमें हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट है। जहां पर आत्मा की बात हो तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है, सोनेट है, ओड है, ओड ऑन द इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरन अपीयर। यानी क्यूरन नाम का एक कैरेक्टर है, ये शेक्सपियर के कौन से नाटक में अपीयर होता है? मैकबेथ में, ओथेलो में, किंग लियर में या हैमलेट में?
तो मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, इन तीनों में क्यूरन तो कहीं है ही नहीं क्योंकि सभी ड्रामास पड़े हुए हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, किंग लियर में क्यूरन होता है जो राजा की मदद करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा मेन नाटक से थोड़ा अलग हटकर है, एक अलग सीन में दिखाई देता है क्यूरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। यहाँ पर एक लाइन है तो इसमें पूछा है फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, यानी कि जल्दबाजी ज़्यादा लेकिन स्पीड कम है। वैसे अगर देखें तो इस लाइन में क्या दिया गया है, मोर एंड लेस। मोर एंड लेस दो अपोजिट वर्ड का एक साथ पाया जाना, इसको बोला जाता है ऑक्सीमोरॉन। तो यहां पर ऑक्सीमोरॉन तो है ही नहीं, ऑक्सीमोरॉन नहीं होता तो हम एंटीथेसिस बोल सकते थे, वो भी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है शायद। इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि यहां पर ऑक्सीमोरॉन होना चाहिए, ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, कंप्लीट द सेंटेंस। डर्ग मीन्स, यानी व्हाट इज दिस डर्ग लाइक मरमर, ये किसी पोएम में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये डर्ग क्या होता है, विस्पर होता है, मरमर होता है, वैसे ही डर्ग होता है। तो डर्ग बोलते हैं माय फ्रेंड ग्रीफ को, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ यानी दुख भरा गीत। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत हो रही है इसको वीडियो बनाने में, फैन ऑफ करके वीडियो बनाया जा रहा है, पसीने से तरबतर हो रहे हैं वही, लेकिन मेहनत का जो नतीजा है वो मुझे दिख नहीं रहा है। लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो में, सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने करके रखा हुआ है। आई होप कि धीरे धीरे ये सब कुछ बदल जाएगा। लाइक करिए, कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा वीडियो चाहिए, कैसा लग रहा है, और हम ऐसे ही पार्ट्स लेके आते रहेंगे और टॉपिक टू टॉपिक भी बात करेंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में है। चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मोहन सेड अलास आई एम अनडन। ठीक है, सैड है तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा, जहाँ मोहन है मोहन के अकॉर्डिंग आई ही हो जाएगा, तो ही वॉज अनडन तो आपका क्लियर है। तो ही वॉज अनडन आपका दो जगह है। ठीक है, तो उसने अलास यानी दुख के साथ कहा तो एक्सक्लेम्ड सैडली, इसका मीन्स हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अलास को सैडली में बदल दिया, एक्सक्लेम्ड तो लिखा ही जाता है एक्सक्लेमेटरी में, और दैट भी लगाया जाता है जितने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 48, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें क्या करना है, सही ऑप्शन हमको फिल करना है। हिज विश इज टेंटामाउंट, और उसमें कुछ प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, तो पूछा कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा। विद है, ऑफ है, टू है, फॉर है। तो आप प्रीपोजिशन को सही फिल तब कर पाएंगे जब आपको टेंटामाउंट का मीनिंग पता होगा। तो टेंटामाउंट का मीनिंग होता है इक्वल यानी बराबर यानी समान। तो विश और कमांड के बराबर है, उसकी विश उसकी कमांड के बराबर है। तो इक्वल के बाद यानी टेंटामाउंट के बाद क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हु हैज रिटन सिम्बलिन। सिम्बलिन किसने लिखा है, तो सिम्बलिन भाई ये भी तो उन्हीं ने लिखा है, महान नाटककार, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फिल इन द गैप। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जस्टिस यानी जॉन गाल्सवर्दी, तो इसका जो टाइटल है कैसा है, सटायरिकल है, वैग है, इनएप्रोप्रिएट है या आयरॉनिकल है। तो जस्टिस जो टाइटल है नाटक का वो वैग माना जाता है। वैग मतलब अनक्लियर, अस्पष्ट। अस्पष्ट इसलिए है क्योंकि उस नाटक में सिर्फ अन्याय ही अन्याय होता है, लेकिन उन्होंने नाटक का नाम जस्टिस रखा हुआ है। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि जो जस्टिस टाइटल रखा गया है वो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं हो पा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक ये पैसेज बेस्ड दिया गया है, उसको देखते हैं। बाई ह्यूमन ऑब्लिगेशंस आई मीन द एबिलिटी टू बिहेव इन अ रीजनेबल वे, यानी ह्यूमन ऑब्लिगेशन से मेरा मतलब है कि हमारे अंदर सही तरीके से बिहेव करने की एबिलिटी यानी क्षमता होनी चाहिए। टू ऑब्जर्व रिस्ट्रेंट सो दैट रिस्ट्रेंट्स डू नॉट हैव टू बी इम्पोज्ड, टू बी able to think clearly and objectively so that false doctrines cannot gain ground। और कहते हैं कि हमें रिस्ट्रेंट यानी इस तरह से अपने आप को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना लगे कि हम जबरदस्ती किसी चीज से बंधे हुए हैं और हम अच्छे से सोच ना पाए। और बाद में क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो जो झूठे सिद्धांत हैं वो पनाह लेते हैं, यानी झूठे सिद्धांत जिंदगी में हावी हो जाते हैं। I believe that it also means the ability to see through nonsense, political, economic, scientific and so on, and the feeling that it is a duty to resist it। ठीक है, क्या कहते हैं, मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि एबिलिटी का मतलब है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक इन सभी क्षेत्रों में एकदम सी थ्रू करना, आर पार देख लेना, सब चीज़ों को अच्छे से समझ लेना और ये समझना कि ये एक ड्यूटी है रजिस्ट करने की, यानी रोकने की, कंट्रोल करने की। तो ऑप्शन 51, ह्यूमन ऑब्लिगेशंस डू नॉट इंक्लूड, ह्यूमन ऑब्लिगेशंस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है? ठीक है, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है? डिसिप्लिन मैनर में करना है, ये ठीक है। एक्वायरिंग नॉलेज, यहां पर नॉलेज की कोई बात नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि दूसरों को ये फील कराना कि आप सही हैं, क्लियरली सोचना भी है। ठीक है, तो क्या चीज इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन बी, एक्वायरिंग नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इफ वन डज नॉट ऑब्जर्व रिस्ट्रेंट, अगर कोई रिस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करता यानी अपने आप कंट्रोल नहीं करता तो क्या होगा? पीपल अराउंड वन विल ग्रो हॉस्टाइल, यानी उस इंसान के आसपास के जो लोग हैं वो हॉस्टाइल हो जाएंगे, यानी बिल्कुल अभद्र रूप से व्यवहार करने लगेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वन डज नॉट थिंक क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली, यानी अगर कोई क्लियरली और ऑब्जेक्टिवली नहीं सोचेगा तो क्या होगा उसका रिजल्ट? वन फेल्स टू अचीव सक्सेस, वन टेंड्स टू बिलीव इन द रॉन्ग थिंग्स, वन इज कंसिडर्ड अ फूल, वन टेंड्स टू मेक मिस्टेक्स इन डे टू डे लाइफ। तो ये बहुत सारे सस्पेक्टेड हमें आंसर्स इसमें लगते हैं, लेकिन अगर सबको मिलाकर देखा जाए, ओवरऑल पैसेज का निचोड़ निकाला जाए तो साफ सी बात है कि अगर वो रिस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करेगा तो फेल्स टू अचीव सक्सेस, यानी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। साफ सी बात ये है। क्वेश्चन नंबर 54, इट इज वंस ड्यूटी टू रजिस्ट, यानी रजिस्ट करने की ड्यूटी है। क्या चीज रजिस्ट करना है हमको? ऑल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अनसेटिस्फैक्टरी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। तो ए और सी इनकी तो कभी बात हुई नहीं है, हम सिर्फ बात करते हैं किसकी? हम सिर्फ बात करेंगे ऑप्शन 4, ऑप्शन डी, रेशनल आइडियाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55, इन द पैसेज द ऑथर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, इस पैसेज में ऑथर का जो मेन कंसर्न है वो क्या है? मॉरल कंडक्ट, अ ह्यूमन अप्रोच टू अ प्रॉब्लम्स, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक्विजिशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो ना तो हमारा ए है, ना सी है और ना ही डी है। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अ ह्यूमन अप्रोच टू आवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी अपनी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में बात की गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now, question number 56. In which country is the story of Othello set? ठीक है, यानी ओथेलो की स्टोरी कौन सी कंट्री में सेट है, बात करेंगे। ओथेलो जिनको अच्छे से समझना है तो वो फिल्म देख सकते हैं ओमकारा। ठीक है, लंगड़ा त्यागी भी है जिसमें, उसकी बात करते हैं। तो स्टोरी जो सेट है वो वेनिस में है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ग्रामर का क्वेश्चन आ गया है। चूज द करेक्ट वर्ब। दिस पेपर ट्वाइस वीकली,
यानी दिस पेपर, ये पेपर अपीयर होता है, इज अपीयरिंग। तो ट्वाइस वीकली इसका मतलब है क्या, कुछ समय के लिए आता है ये पेपर, तो ये तो गलत बात है, अपीयरिंग नहीं बनेगा। अपीयर्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है, यानी ये पेपर ट्वाइस वीकली अपीयर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर वॉज अ फ्लाई इन मिल्क, फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन मिल्क, अ फ्लाई इन द मिल्क। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? देखिए, अ फ्लाई तो होना ही होना चाहिए, तो इसका मतलब एक ये हमारा कट हो जाएगा और एक ये कट हो जाएगा। फिर उसके बाद अ फ्लाई इन द मिल्क, द यहां पर हट जाएगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि स्पेशली जो ड्रिंक की और ईट यानी जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें द ना लगा हो तो बेहतर है। ठीक है, अ फ्लाई इन मिल्क, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्रामेटिकल व्यू से अगर आप देखेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 59, फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दे वर स्टेट्समैन अकस्टम्ड, यानी वो एक ऐसे राजनेता थे जिनको आदत थी। अकस्टम्ड के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आना चाहिए? ऑफ, इन, विद या टू। अकस्टम्ड के बाद हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है? टू। एक से ही आप पकड़ लेंगे तो आपको एक से ही दोनों आंसर मिल जाएंगे। टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स। ठीक है, दोनों का ऑप्शन सही फिल हो गए। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 और ये लास्ट होगा इस वीडियो का। What is true of the form of शेक्सपियर्स सोनेट? शेक्सपियर की सोनेट वाला ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप बिल्कुल रट लेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है उनके सोनेट्स का। ठीक है, इट हैज एन ऑक्टेव, इसमें एक ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव क्या? 8 लाइन स्टैंजा? नहीं, सोनेट में नहीं है। इट हैज एन इंटीग्रेटेड फॉर्म विद नो सच डिविजन्स, ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है और उसमें कोई डिवीजन नहीं है किसी तरह का, ये भी गलत है। इट हैज 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट। सोनेट में कितने लाइन है शेक्सपियर के लाइन सोनेट में? आप कमेंट में लिख सकते हैं। 14 लाइनें हैं। कितनी? 14 लाइंस का सोनेट है। तो 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट। क्वार्टरन्स यानी कि 4 लाइनों का पैसेज, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12, और कपलेट कितना? 2 लाइनों का, तो 12 2 14, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। शेक्सपियर के सोनेट की बात करेंगे तो 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट, 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट, ये बिल्कुल माइंड में बस जाना चाहिए। तो ये रहे पार्ट 2 के 30 क्वेश्चंस, यानी 31 से लेके हमने 60 तक कवर किया है। पार्ट 3 लेकर आएंगे, उसमें 61 से एंड 90 तक कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बस उम्मीद ये है कि आप इसको देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें या आपको कैसा लगता है इसके बारे में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।